चलो रिवाइज करें, कल क्या पढ़ा था अपन ने? अच्छा किसका बनाया था सर? किसी का नहीं बनाया। आज कुछ है क्या? आज कुछ है क्या? अब तैयार से लग रहे हैं। मस्ती की बात नहीं है, ऐसे अलग सा लगता है कभी-कभी। चलो रिवाइज करें। ठीक है, मिताली बताओ मैनेजिंग लिंकेजेस क्या होता है? इसलिए हमें एक ऐसा लेवरेज, एक ऐसा लेवल सेट करना चाहिए ताकि कोई उसको मैच इजीली ना कर सके और हमें लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सके। बैठ जाओ।
तो इंटरनल लिंकेजेस कौन से थे? लिंक बिटवीन प्राइमरी टू प्राइमरी। यहाँ पर क्या करते हैं? फिनिश गुड्स का स्टॉक रखते हैं ताकि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम खत्म, कस्टमर को जब चाहिए वो सामान तब उसको दे देंगे, पर इससे मेरी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। तो अपन ये इवैल्यूएट करेंगे कि मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है या मुझे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे हैं। सेकंड क्या था? मिस द ट्रिक। अब ऑपरेशन और मार्केटिंग को सेपरेट इवैल्यूएट करो। ऑपरेशन में क्या क्या देखेंगे अपन? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, कॉस्ट ज़्यादा और वैरायटी कम। और मार्केटिंग में क्या देखोगे आप? ज़्यादा और वैरायटी ज़्यादा। देन लिंक बिटवीन प्राइमरी टू सपोर्टिव। इसमें क्या था? टेक्नोलॉजी काम में ले रहे हैं, आजकल काम करने का तरीका बदल गया। ओला, उबर, ट्रैवल बुकिंग। नेक्स्ट क्या था? लिंक बिटवीन सपोर्टिव ह्यूमन रिसोर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, बट ये सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर पाते हैं। पर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने कस्टमर्स, अपने सप्लायर्स, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी कनेक्ट होती हैं, इसलिए एक्सटर्नल लिंकेजेस कौन सा है? पहला वर्टिकल इंटीग्रेशन। द सेकंड क्या था? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ मैन्युफैक्चरर स्टार्टिंग से प्रोडक्ट की डिजाइन से किसको अपने साथ इन्वॉल्व करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एंड वो उनकी परफॉर्मेंस को भी टाइम टू टाइम मॉनिटर करता रहेगा, उनको पनिशमेंट देंगे ताकि हमारी क्वालिटी इन्हांसमेंट हो सके और कॉस्ट रिडक्शन हो सके। वेरी गुड। देन रोल ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज। रिसोर्स और कैपेबिलिटीज का क्या रोल होता है इन गेनिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? दो तरीके के रिसोर्सेज थे, कौन से? इंटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिसको टच कर सकते हो। इंटैंजिबल तो धीरे धीरे टाइम के साथ बनती है। टैंजिबल को कोई भी इमिटेट कर सकता है, इंटैंजिबल को आसानी से कॉपी नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल ऑफ टैंजिबल, एग्जाम्पल ऑफ इंटैंजिबल। नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपके रिलेशंस, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, ये सब इंटैंजिबल। कैपेबिलिटीज मतलब आप किस तरीके से अपनी रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं ताकि वो एक अपन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। देन कैपेबिलिटीज के एग्जांपल्स क्या होते हैं? आप बोलो बेटा कैपेबिलिटी के एग्जांपल। कैपेबिलिटी के बोलो जल्दी जल्दी। कैपेबिलिटी किस चीज को आप कैपेबिलिटी कहते हैं? आपके अंदर की कैपेबिलिटी क्या है? वही एग्जांपल हो जाएगा। बोलो। किसी की बता दो, आपकी बिजनेस की कैपेबिलिटी चाहिए मुझे। आपकी बता दो। मेरी क्या लॉजिस्टिक्स अच्छी है या उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और मतलब उसके पास ज़्यादा मशीन से तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, तो उसकी कैपेबिलिटी हो जाती है। ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छी रिसोर्सेज, अच्छी कैपेबिलिटीज हैं तो उसको अपनी स्ट्रैटेजी में उसको साथ में लेना चाहिए, उसको इंक्लूड करना चाहिए ताकि उसको क्या मिल सके? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बट कितनी भी अच्छी रिसोर्स हो, कितनी भी अच्छी कैपेबिलिटी हो, एक टाइम के बाद कोई ना कोई उसको कॉपी कर ही लेगा। तो इसीलिए उसके क्या होते हैं? वेलकम। इसीलिए क्या होते हैं? उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन से? पहला अप्रोप्रिएबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कितने लंबे समय तक मुझे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ डिटोरिएशन ऑफ रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी। रिसोर्स मेरे पास पेटेंट्स हैं पर वो ऑब्सोलीट हो गए क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। कैपेबिलिटी, मेरा सीईओ बहुत एक्सपर्टाइज है पर वो जब तक मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा तब तक वो मेरे साथ है, अगर वो छोड़कर चला गया तो फ़ायदा भी खत्म। नेक्स्ट क्या था? ट्रांसफरेबिलिटी। रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी आपके पास ड्यूरेबल तो है बट वो अगर इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो आपको लॉन्ग टर्म तक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या था? इमिटेबिलिटी, कोई खरीद तो नहीं सकता क्योंकि बहुत महंगा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या था? अप्रोप्रिएबिलिटी, कि अप्रोप्रिएट रिटर्न्स किसको मिल रहे हैं और रिटर्न्स अप्रोप्रिएट मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे। देन अपन ने पढ़ा था
वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू किस टर्म्स में मेजर की जाती है? अगर किसी भी कस्टमर को उस प्रोडक्ट के बदले ज्यादा मिलती है तो वो उसकी डिमांड ज्यादा करता है। वैल्यू मतलब वर्थ, वर्थ मतलब सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी जो उसको प्रोडक्ट से मिलती है। पहले कॉस्ट होती है, फिर प्राइस लगती है, फिर वैल्यू लगती है। कॉस्ट और प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या होता है? प्रोड्यूसर का प्रॉफिट। और प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस क्या होता है? उस कंज्यूमर का सरप्लस। जितना ज्यादा सरप्लस उतना ज्यादा वो डिमांड को रिपीट करेगा और उतना ज्यादा आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। पर माइकल पोर्टर कहते हैं कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना है तो आपको दो स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं, कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप मतलब सस्ते में सामान बेचो और डिफरेंशिएशन मतलब यूनिक फीचर के साथ कोई सामान आप बेचो तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका? इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, दैट इज पोर्टफोलियो एनालिसिस। बच्चों स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था कि स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अपन को दो चीजों को एनालाइज करना है, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव अपन पढ़ चुके, क्या क्या थे? डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री, नेचर, इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन, ट्रिगर्स ऑफ चेंज, key success factors, prospects, financial attractiveness of industry, likely strategic moves of rivals, ऐसा कुछ था, याद है आप लोगों को? अब अपन पढ़ेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनालिसिस, उसमें अपन पोर्टफोलियो एनालिसिस पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज, आपका बिजनेस, इन सब चीज़ों का जो कलेक्शन होता है उसे पोर्टफोलियो कह देते हैं। कभी भी पोर्टफोलियो जो है वो स्टैटिक, सारे बिजनेस कभी स्टैटिक मैनर सेम तरीके से नहीं चल सकते, तो अपन टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं कि कौन सा बिजनेस को तो मुझे आगे बढ़ाना है और कौन से बिजनेस में मुझे पैसा निकाल लेना है, डिसइन्वेस्टमेंट कर देना है। इसी एनालिसिस को क्या बोल देते हैं अपन? पोर्टफोलियो का एनालिसिस कह देते हैं। एडवांटेज, इंपॉर्टेंस क्या है पोर्टफोलियो का? एडवांटेज क्या है बच्चों? अक्षर बोलो। किसमें से इन्वेस्टमेंट निकालना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मैं मेरी रिसोर्सेज को कहाँ चैनलाइज करूँ, जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल बिजनेस होगा वहीं आपको अपनी रिसोर्सेज को चैनलाइज करना चाहिए। फिर अपन एक कंसेप्ट पढ़ा था, दैट इज SBU, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। ये अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन होता है जिसके अंदर खुद के अपने डिपार्टमेंट्स, खुद के फंक्शंस होते हैं। इसके मैनेजर, SBU का जो मैनेजर, उसका नाम क्या होता था? CEO या फिर जनरल मैनेजर उसे कहते हैं। SBU की कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक SBU का कॉम्पिटिटर अलग, हर एक SBU की प्लानिंग अलग, हर एक SBU का CEO अलग, हर एक SBU का विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव अलग, पर सारे SBU का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है क्या? कि उसको मेन बिजनेस को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देना है। एक एग्जाम्पल बनाकर दिखा सकते हो SBU का, एग्जाम में पूछा जाए तो एक डायग्राम फॉर्म में जैसा मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ ITC का, बता सकते हो ये इसके SBUs होगा, ठीक है? कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है बच्चों? समझ में आ गया यहाँ तक? कोई भी डाउट? हाँ बोलो। मैनेजिंग लिंकेजेस वाला टॉपिक अंदर का बताऊँ या उसका इंट्रोडक्शन वाला बताऊँ? इंट्रोडक्शन वाला, नोट से लैंग्वेज। Core competencies in individual activities may provide competitive advantage for an organization, but nevertheless over time may be imitated by competitors. कोर कॉम्पिटेंसी जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिला तो सकती है, बट एक टाइम के बाद कोई ना कोई उसको कॉपी जरूर कर लेगा। Core competencies are likely to be more robust and difficult to imitate if these exist in chain of link activities. अगर core competencies value chain activities में आ रही हैं तो वो ज़्यादा robust और ज़्यादा difficult to imitate मतलब उसको कोई भी आसानी से कॉपी ना कर पाए, ऐसी होनी चाहिए।
It is the management of these linkages which provide a leverage. Leverage मतलब एक लेवल, जो अपन वैल्यू चेन एक्टिविटीज का लिंकेज करते हैं, उसी की वजह से एक ऐसा लेवल सेट होता है, एक ऐसा परफॉर्मेंस सेट होता है जिसको मैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. The ability to coordinate the activities of specialist teams or departments may create competitive advantage through improving value for money in the product or services. जितने अच्छे से टीम्स डिपार्टमेंट्स मिलजुल कर काम करेंगे, कोऑर्डिनेट कर काम करेंगे, तो वो क्या कर पाएंगे, वैल्यू फॉर मनी को और इम्प्रूव कर पाएंगे. वैल्यू फॉर मनी मतलब बच्चों वर्थ, पैसे की वर्थ. अगर वो सामान 1000 रुपए का मैं बेच रही हूँ तो उसकी 1000 की वैल्यू होगी, उसकी वर्थ होगी, वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे इंप्रूव कर पाएंगे. अगर स्पेशलिस्ट और डिपार्टमेंट सब मिलकर टीम के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आपको क्या मिल पाएगा, उसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है. Specialization of roles responsibilities is common in most organization and is one way in which high level of competence in separate activities is achieved. आजकल रोल्स स्पेशलाइजेशन होता है. आप प्रोडक्शन मैनेजर, आप सेल्स मैनेजर, आप फाइनेंस मैनेजर हो. प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का काम इतना अच्छा करेगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का काम शानदार करेगा, तो उसकी वजह से आपको क्या मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है. However, it often results in a set of activities which are incompatible. Different departments pulling in different directions, adding overall cost or diminishing value in the product or services. कई बार क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स कंपैटिबल होकर काम नहीं करते. कंपैटिबल मतलब मिलजुल कर काम नहीं करते. कोई डिपार्टमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू वर्थ इतनी नहीं बढ़ पाती. इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, इन सारी एक्टिविटीज़ को लिंक कर काम करवाना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. ठीक है, और कोई डाउट बच्चे? नहीं, पढ़े आगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंसेप्ट दैट इज एक्सपीरियंस कर्व. एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस का मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आती है, कम. मतलब जितना ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, कम. और एक्सपीरियंस कर्व को ही क्या बोला जाता है, लर्निंग कर्व. ये लर्निंग कर्व वर्ड कहीं और भी आया था. Dominant economic features of industry में लास्ट पॉइंट था लर्निंग कर्व, इफेक्ट्स ऑफ लर्निंग कर्व, एक्सपीरियंस कर्व, ऐसा कुछ था. तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि वो क्या कहता है कि अगर अपनी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अगर आप एक्सपीरियंस कर्व, अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, कॉस्ट पर यूनिट कम है, तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर सकते हैं. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब यही होता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा तो कॉस्ट पर यूनिट कम. आप प्रोडक्ट रीडिज़ाइन को कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में. तो इसकी वजह से आपको क्या मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है. एक्सपीरियंस कर्व मतलब वी लर्न एज वी ग्रो. जितना हम ग्रो करते जाते हैं उतना ही ज़्यादा हम क्या करते रहते हैं, सीखते रहते हैं. एक्सपीरियंस कर्व के कुछ फीचर्स हैं. जैसा जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे उसको क्या आएगा, एक्सपीरियंस आएगा. अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा. वो एक एंट्री बैरियर जैसे एक्ट कर सकता है. कैसे, एक्सपीरियंस आपके लिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एंट्री बैरियर हो सकता है या नहीं हो सकता, कैसे? अगर आप वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की बात करो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मेरी सपोज कोई कॉस्ट पर यूनिट जो आ रही है कोई प्रोडक्ट बनाने में, वो कितनी आ रही है, 5 रुपये. क्योंकि मेरा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बहुत ह्यूज है. कोई नया बंदा आएगा, वो स्टार्टिंग में उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इतनी डिमांड क्रिएट नहीं होगी मार्केट में. तो स्टार्टिंग में उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितने की आएगी, 10 की. ये उसकी कॉस्टिंग आ रही है. मैं 7 रुपये में तो सामान मार्केट में बेच दूंगी विथ प्रॉफिट, और वो 12 रुपये में बेचेगा विथ प्रॉफिट, तो भी लोग उससे अब सामान नहीं खरीदेंगे. तो वो मेरा क्या हो गया, एक एंट्री बैरियर हो गया. तो एक्सपीरियंस कर्व की वजह से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल सकता है. एक एंट्री बैरियर जैसे एक्ट कर सकता है. जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट मिलता है एक्सपीरियंस कर्व का. ठीक है, तो एक्सपीरियंस कर्व क्या होता है बच्चों, एक्सपीरियंस कर्व मतलब लर्निंग कर्व, मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा तो कॉस्ट पर यूनिट कम. एक्सपीरियंस कर्व अगर आपके पास है तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट की रीडिज़ाइन, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट. वी लर्न एज वी ग्रो. जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम सीखते चले जाएंगे. इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. क्या, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे उसको एक्सपीरियंस होता जाएगा.
अगर उसको एक्सपीरियंस है तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, एंट्री बैरियर जैसे एक्ट कर सकता है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है एक्सपीरियंस का। इसका डायग्राम मैं अपनी बुक में नहीं बना हुआ, कल बनवा दूंगी ये डायग्राम आप लोगों को। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा PLC, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हर एक प्रोडक्ट की अपनी लाइफ साइकिल होती है। जैसे हम इंसानों की लाइफ साइकिल होती है, पहले इंट्रोडक्शन, हम बॉर्न होते हैं, फिर उसके बाद हमारी ग्रोइंग स्टेज होती है, फिर बुढ़ापा आता है, नहीं बुढ़ापे के जस्ट पहले वाला 50-60s वाली जो एज आती है मेच्योरिटी स्टेज, फिर बुढ़ापा, आप डिक्लाइन होने लग जाते हो, आपने जो एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है। वैसे ही हर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन स्टेज में पहले मैं बता देती हूँ, फिर इससे पढ़ा दूंगी। इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, जब प्रोडक्ट नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ, तो नया नया लॉन्च हुआ तो क्या बहुत सारे लोग उसके बारे में जानेंगे या कम लोग जानेंगे? कम लोग कम जानते हैं, तो उसका कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे या कम है? लोग कम जानते हैं, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अभी स्टार्टिंग में उसके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा आएगी या कम आएगी, और उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी या कम? तो स्टार्टिंग में उसकी सेल्स भी कम, उसके लोग भी कम जानेंगे, उसकी डिमांड भी कम आएगी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। स्टार्टिंग में उसका सब कुछ कम होता है। फिर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट ग्रोइंग स्टेज में जाता है। ग्रोइंग स्टेज में मतलब लोग जानने लग गए हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए हैं मार्केट में, आपका प्रॉफिट लेवल बढ़ गया है, आपकी सेल्स बढ़ गई है, आपकी ग्रोथ बढ़ गई है। फिर मेच्योरिटी वाली स्टेज आ जाती है। मेच्योरिटी में क्या होता है कि अब इतना स्टिफ कंपटीशन हो गया कि आप और प्रॉफिट कमाने के बारे में तो नहीं सोच सकते, आप बल्कि ये सोचोगे मैं स्टेबल रहूँ, मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ तो रहूँ, मैं पीछे ना जाऊँ एटलीस्ट, क्योंकि इतना भयंकर कंपटीशन हो गया। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आपका धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। और लास्ट स्टेज कौन सी होती है? डिक्लाइनिंग स्टेज। यहाँ क्या होता है, आपके प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, तो आपके प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का शेप का कर्व कैसा होता है? एच शेप का होता है। इंट्रोडक्शन में धीरे धीरे, फिर ग्रो में हम बढ़ते हैं, फिर मेच्योरिटी में हम रुक जाते हैं, और फिर हमारी डिक्लाइन मतलब वो चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं। सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 स्टेजेस बताइए, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। सबसे पहली स्टेज कौन सी है आपकी? इंट्रोडक्शन स्टेज। ये एस सा हो गया, थोड़ा सा उल्टा एस, थोड़ा सा ऐसा होता है ना एस, इसका ये वाला पार्ट हो गया ना, आया समझ में थोड़ा सा? फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है बच्चों? इंट्रोडक्शन स्टेज। यहाँ कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, प्राइसेस आपके प्रोडक्ट की बहुत हाई है, मार्केट भी क्या है आपके लिए? लिमिटेड, सेल्स भी क्या है? कम, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। सेकेंड फेज में क्या होता है? ग्रोथ स्टेज। यहाँ पे डिमांड बहुत बढ़ रही है, प्राइस कम होने लग गई, कंपटीशन बढ़ने लग गया और मार्केट भी बढ़ने लग गया, कस्टमर के पास पूरी नॉलेज आपके प्रोडक्ट के बारे में, वो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है। देन थर्ड स्टेज को मेच्योरिटी स्टेज भी कहता है। इसमें क्या होता है? कंपटीशन इतना टफ हो गया, मार्केट स्टेबलाइज हो गया, प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया, क्योंकि इतना स्टिफ कंपटीशन है। इस स्टेज में ऑर्गेनाइजेशंस अपनी स्टेबिलिटी चाहती हैं कि हम जहाँ हैं वहाँ तो रहें, हम आगे नहीं बढ़ सकते तो हम पीछे भी ना जाएं, एटलीस्ट हम जहाँ हैं हम अपने आप को वहाँ पे मेंटेन कर सकें। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है? आपका सेल्स और प्रॉफिट दोनों कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि नया प्रोडक्ट ने रिप्लेस कर दिया आपके प्रोडक्ट को। तो so combination of strategies can be implemented to stay in the market either by diversification or retrenchment. ये क्या होती है? ये स्ट्रैटेजीज हैं जो अपन चैप्टर नंबर 4 में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। तो जब आप डिक्लाइन वाली स्टेज में होते हो तो ये सारी स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो कर सकते हो, कॉम्बिनेशन दैट इज डिवेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और रिट्रेंचमेंट। कम करना, बिजनेस को कम करने के तरीके होते हैं, बिजनेस में से कुछ हिस्सों में से पैसा निकालना, पूरे बिजनेस को शट डाउन कर देना, लॉस मेकिंग को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, ये सारे तरीके होते हैं, अपन पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो बच्चों अपन ने पीएलसी की 4 स्टेजेस पढ़ी है, कौन सी? इंट्रोडक्शन में प्रोडक्ट नया है, मार्केट कम, कंपटीशन कम, प्राइसेस ज्यादा, डिमांड
नॉलेज भी कम। सेकंड ग्रोथ स्टेज, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा, मार्केट ज़्यादा, प्राइस कम, लोगों को नॉलेज ज़्यादा हो गई, आपके प्रोडक्ट और सेल्स भी बहुत स्पीड से बढ़ रही है आपकी। देन मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है, कंपटीशन स्टेज हो गया तो प्रॉफिट कम होने लग गया, अपन सोचते हैं हम स्टेबलाइज रहें। और डिक्लाइन में नया प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट को रिप्लेस करता है तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ अपन डाइवर्सिफिकेशन या रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजीज को काम में ले सकते हैं। आपको क्यों पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट अभी कौन सी स्टेज में है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी या डिक्लाइन, क्यों पता होना चाहिए बच्चों? उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी, उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कि हमें कितना पैसा उसमें लगाना है और कितना नहीं लगाना। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट अभी कौन सी स्टेज में है। पोर्टफोलियो एनालिसिस में, पोर्टफोलियो में मेरा प्रोडक्ट अभी डिक्लाइनिंग स्टेज में हुआ तो उसमें मैं और पैसा नहीं लगाऊंगी, उसमें से मैं निकालने की ही कोशिश करूंगी। पर अगर वो ग्रोथ स्टेज में तो मैं उसमें और पैसा डालूंगी ताकि मुझे और ज़्यादा फायदा मिल सके। बहुत सारी आपका प्रोडक्ट कोई भी स्टेज में, इसके अकॉर्डिंग आप ये सारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज भी वैसे तो अपन आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ थोड़ा थोड़ा सा बता रखा है। आप एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी काम में ले सकते हो, इंट्रोडक्शन या ग्रोथ में। आप जब मेच्योर वाले बिजनेस में हो, मेच्योर बिजनेस इज सोर्स ऑफ कैश, कि वहाँ से पैसा निकाल कर अपन कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो डिक्लाइन वाली स्टेज थी, वहाँ से आप सेलेक्टिंग, हार्वेस्टिंग, मतलब सेलेक्टिव पार्ट्स में से पैसा निकालो, पूरे बिजनेस से नहीं, सिर्फ इतने से हिस्से से अपन ने पैसा निकाल लिया। या फिर अपन लिक्विडेशन, ये सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो अपन ने 3 कंसेप्ट्स पढ़े हैं, SBU, एक्सपीरियंस कर्व एंड PLC। SBU के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे बच्चों? सेपरेट CEO, सेपरेट विजन, ऑब्जेक्टिव, सेपरेट प्लानिंग, सेपरेट कॉम्पिटिटर्स, सब कुछ अपना अलग है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा एक्सपीरियंस कर्व, उसको और क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट पर यूनिट कम। एक्सपीरियंस कर्व अगर है आपके पास तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हो? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट रीडिजाइन, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। एक्सपीरियंस कर्व के क्या फीचर्स थे? आप ग्रो करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वो एक एंट्री बैरियर जैसे भी एक्ट कर सकता है, एंड बड़े बिजनेसेस पे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है एक्सपीरियंस कर्व का। देन अपन ने क्या पढ़ा? PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हाँ, प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस होती है, इंट्रोडक्शन टू डिक्लाइन स्टेज। यहाँ सेल्स की टर्म्स में बताएं, इंट्रोडक्शन स्टेज कौन सा होता है? यहाँ पे सेल्स कम, नॉलेज कम, मार्केट कम, कॉम्पिटिशन कम, पर प्राइसेस ज्यादा। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है? सेल्स ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, मार्केट ज्यादा, कॉम्पिटिशन ज्यादा, बट प्राइसेस कम। डिक्लाइन स्टेज में क्या, सॉरी, मेच्योरिटी स्टेज में क्या होता है? प्राइसेस कम होना शुरू हो गई, सेल्स कम, प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया, तो हम स्टेबिलिटी चाहते हैं एटलीस्ट। डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है? सेल्स और प्रॉफिट कम होने लग गया, क्यों? क्योंकि कोई और प्रोडक्ट ने हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया। क्यों हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, ताकि पता चले मेरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अभी कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल्स, जो स्टार्टिंग में हेडिंग थी अपनी कि पोर्टफोलियोज को एनालाइज करने के कुछ मॉडल्स हैं। 4 मॉडल्स हैं हमारे कोर्स में। पहला मॉडल है आपका BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। इसका शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म सब आपको याद करना है, क्योंकि MCQ में वो पूछ लेता है कि BCG में B स्टैंड्स फॉर, C स्टैंड्स फॉर, G स्टैंड्स फॉर क्या होता है, तो आपको पूरा नाम अच्छे से याद होना चाहिए। BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, दैट इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। यहाँ क्या होता है, जो कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी हैं जहाँ पे उनको SBU बनाने पड़ते हैं, जैसे ITC बड़ी कंपनी है, उसके SBU है, एक SBU है होटल का, एक है उसकी स्टेशनरी और एक है उसका टबैको। तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे उनको SBUs बनाने पड़ते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम आती है। जो ITC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनको दिक्कत आएगी कि हमें होटल में कितना पैसा लगाना है, स्टेशनरी में कितना और टोबैको में कितना। तो उस रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स बनाया जाता है। यहाँ रिलेशनशिप देखा जाता है बिटवीन द मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर, मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। मार्केट की ग्रोथ रेट क्या है? मार्केट अभी इंट्रोडक्शन स्टेज में, अभी मार्केट ग्रोइंग स्टेज में, मार्केट अभी मेच्योरिटी स्टेज में, या मार्केट अभी डिक्लाइन स्टेज में।
मार्केट मतलब जो प्रोडक्ट की स्टेजेस थी वही मार्केट की स्टेजेस हैं कि मार्केट अभी शुरू ही हुआ है या मार्केट ग्रोइंग में है या मार्केट मेच्योर में है या मार्केट डिक्लाइन में, और उस मार्केट में मेरा शेयर कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि मेरे को कितना रिसोर्स मिलेगा। अगर आप सबसे पहले बात करो कैश काउ की, कैश काउ में क्या है, आपका मार्केट शेयर तो बहुत ज़्यादा है बट मार्केट ग्रोथ रेट कम है। मतलब मार्केट अभी कौन सी स्टेज में है, मेच्योर वाली स्टेज में। मेच्योर स्टेज समझ रहे हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा स्टिफ है यहाँ पे, पर उस कंपटीशन स्टिफ में भी मेरा शेयर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो भी SBU कैश काउ के अंदर आ जाएगा उसको क्या चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि वो अपने कैश को जनरेट कर सके और दूसरे बिजनेस में वो पैसा लगा सके। कैश काउ को क्या चाहिए, कैश काउ में मार्केट शेयर तो आपका बहुत ज़्यादा है बट मार्केट की ग्रोथ रेट कम है। तो यहाँ पे जो कैश काउ में जो भी SBU आएगा उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि वो और पैसा जनरेट कर उसको किसी और बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट कर सके। अगर आप बात करो स्टार की, स्टार में मार्केट भी बहुत स्पीडली ग्रोइंग कर रहा है, उसमें मेरा शेयर भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टेज स्टार वाली है। अगर आपका SBU स्टार में मतलब आप सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, तो यहाँ पे आप इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हो पर आपको अगर इस ग्रोथ को मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, तभी आप क्या करोगे, अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर पाओगे। और जब आप अगर सक्सेसफुल हुए तो हो सकता है स्टार जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश काउ में कन्वर्ट हो जाए, जब उसकी इंडस्ट्री क्या होगी, मेच्योर रहेगी। अगर आप प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट करते रहोगे फिर इंडस्ट्री जब मेच्योर, मार्केट जब मेच्योर स्टेज में चला जाएगा तो भी आपका शेयर ज़्यादा रहेगा, तो आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे, कैश काउ में कन्वर्ट हो सकते हो। अगर आप बात करो क्वेश्चन मार्क की, क्वेश्चन मार्क में बच्चों क्या है, क्वेश्चन मार्क में मार्केट शेयर तो मेरा बहुत कम है पर मार्केट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीडली बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क को प्रॉब्लम चाइल्ड या वाइल्ड कैट्स भी कहा जाता है। क्या हो रहा है मतलब, अरे नाम सारे याद करने, वो अलग से पूछ लेता एक्सप्लेन कैश का, नहीं समझ में आ रहा, एग्जांपल देके समझाओ। ITC का होटल्स का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है और स्टेशनरी का, और एक और कोई बिजनेस ले लो, एक और टबैको आ गया ना, रेस्टोरेंट्स नहीं, टबैको सॉरी, हाँ फुटवेयर्स का ले लेती हूँ मैं, ठीक है बच्चों, फुटवेयर्स का मैंने ले लिया एग्जाम्पल ABCD, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आप लोगों को। अगर A वाला बंदा स्टार में आ रहा है SBU, तो उनको ये देखना ना SBU को A को मुझे कितनी रिसोर्स देनी है, कितनी नहीं देनी। तो अगर आप स्टार पोजीशन में, मतलब आपका मार्केट शेयर भी बहुत शानदार है और मार्केट की ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है, मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको यहीं पे मिल रही है, सबसे ज़्यादा उसको ग्रोथ किसकी वजह से मिल रही है, होटल्स की वजह से। पर अगर उसको इस ग्रोथ को मेंटेन करना है तो उसको अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, उसको ब्लॉक करके रखेगा तो वो कभी ग्रो नहीं कर सकता, अपनी और मार्केट शेयर को वो नहीं बढ़ा सकता। तो यहाँ पे अगर आप हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा पैसे को। और जब आपकी इंडस्ट्री, अभी तो इंडस्ट्री कौन सी स्टेज में है, आपकी मार्केट की ग्रोथ रेट हाई है, जब मार्केट मेच्योर वाली स्टेज में जाएगा तो आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे, कैश काउ में, मतलब उस टाइम पे भी मेरा मार्केट शेयर अच्छा रहेगा अगर मैं तुरंत इन्वेस्टमेंट करती रहूंगी। तो आया समझ में। अगर मैं बात करूं कैश काउ की, कैश काउ में अगर सपोज ये जो B वाला है, B वाला मतलब टोबैको वाला कैश काउ में आ रहा है,
तो टबैको वाला कैश काउ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट तो मेरा कौन सी स्टेज में चला गया, मैच्योर, बट मेरा उसमें शेयर बहुत सारा है, तो मार्केट मैच्योर में चला गया, आगे और मार्केट बढ़ नहीं सकता, उसके बाद क्या होगा, डिक्लाइन ही होगा। तो यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा बहुत पैसे की जरूरत होती है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दो ताकि वो लोग खुद का कैश जनरेट कर सकें, क्योंकि उनका शेयर इतना ज़्यादा इस मैच्योर इंडस्ट्री में भी कि वो कैश जनरेट कर सकते हैं और उस कैश को वो कहीं और पे किसी और बिजनेस यूनिट में पैसा लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस तो बंद होने वाला है, 5-7 साल 10 साल 15 साल में खत्म हो जाएगा, तो वो पैसा जनरेट कर कर उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर सकें, लगा सकें, वो उनको पैसों की जरूरत होती है। अगर आप बात करो क्वेश्चन मार्क की, सपोज ये जो स्टेशनरी वाला बिजनेस है ये कौन सा है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में मार्केट तो बहुत स्पीडली बढ़ रहा है बट उसमें मेरा शेयर इतना ज्यादा नहीं है, स्टेशनरी का शेयर ज्यादा नहीं है, तो स्टेशनरी को पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, अपना शेयर बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए ताकि वो और बिजनेस बढ़ा सके, बट वो सक्सेसफुल होकर कैश काउ या स्टार बनेगा या नहीं बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप एक बार तो पैसा डाल दो स्टेशनरी में, वो आपका एसबीओ थोड़ा ग्रो तो कर जाएगा बट उसका शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मैच्योर के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आ रहा है समझ में? अगर आप डॉग्स वाली स्टेज पे हो, डॉग्स मतलब मार्केट भी मैच्योर स्टेज में आ गया है और मेरा शेयर भी कम है उसके अंदर, तो अब अगर डॉग वाली स्टेज में और आपका कोई स्ट्रैटेजिक पर्पस नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, ठीक है मैंने बिजनेस चलाया, वो चल रहा है बिजनेस, मेरा कोई स्पेशली एम नहीं है, तो आप क्या करो, धीरे धीरे से यहाँ से पैसा डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, पैसा निकालना शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है इसमें मेरा शेयर ऑलरेडी बहुत कम है, मार्केट भी मैच्योर स्टेज में, वो डिक्लाइन में जाने ही वाला है, तो मेरे को कोई एम ही नहीं है उसमें रहने का, मेरा कोई पर्पस ही नहीं है उसमें टिके रहने का, तो मैं क्या करूँगी, उस बिजनेस से थोड़ा सा पैसा धीरे धीरे निकालना शुरू कर दूंगी ताकि मेरा लॉस कम हो सके। तो ये है आपका BCG मैट्रिक्स, दैट इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे SBUs होते हैं और रिसोर्स एलोकेशन की दिक्कत आती है, उन दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स बनाया जाता है। यहाँ सिर्फ दो चीज़ों में रिलेशनशिप देखा जाता है, मार्केट की ग्रोथ रेट और मार्केट में शेयर। स्टार कौन सी पोजीशन है, जब ग्रोथ रेट भी ज्यादा है और शेयर भी ज्यादा है, तो वहां आप ग्रो तो कर रहे हो बहुत स्पीडली, बट आपको ग्रोथ मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, और जब आपकी इंडस्ट्री मैच्योर होगी तो आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे, कैश काउ में कन्वर्ट हो जाओगे। कैश काउ, अगर कैश काउ की बात करो तो कैश काउ में क्या है कि मार्केट तो मैच्योर स्टेज में बट उसमें मेरा शेयर ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा पैसा चाहिए ताकि वो जनरेट कर कर कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर सके। अगर आप क्वेश्चन मार्क की बात करो तो क्वेश्चन मार्क में क्या होता है कि मेरा शेयर बहुत कम है पर मार्केट बहुत स्पीडली बढ़ रहा है, तो इनको पैसा तो चाहिए अपना शेयर बढ़ाने के लिए, बट ये सक्सेसफुल होकर स्टार और कैश काउ बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। डॉग्स में क्या होता है कि यहाँ पे शेयर भी कम है और आपका मार्केट ग्रोथ रेट भी कम है, तो यहाँ पे अगर आपका कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस नहीं है, कोई एम नहीं है कि मैं क्यों यहाँ पे हूँ, मतलब अभी भी मेरे को बिजनेस चलाना है, अगर कोई स्पेसिफिक एम नहीं है तो आप धीरे धीरे क्या करो, यहाँ से पैसा निकालना शुरू कर दो। आया समझ में? BCG मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। क्वेश्चन मार्क को ही प्रॉब्लम चाइल्ड या वाइल्ड कैट्स भी बोला जाता है। यहाँ पे आपका मार्केट शेयर कम है पर मार्केट की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क को ध्यान नहीं दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैश ट्रैप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उनको रिसोर्सेज चाहिए अपना मार्केट शेयर बनाने के लिए, बट वो सक्सेस होकर स्टार बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब बैंकरप्ट टाइप्स चीजें जो होती है ना, कैश ट्रैप्स, उसको कैश ट्रैप्स कह सकते हैं। मतलब डूब जाएगा बिजनेस एकदम, अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो वो एकदम डूब जाएगा बिजनेस। डॉग्स कौन सी स्टेज हुई, जहां मार्केट शेयर भी कम है और इंडस्ट्री भी कैसी है, मैच्योर पहुंच चुकी है। तो a dog may not require substantial cash but it ties up capital that could be better deployed elsewhere। उसका पैसा आप कहीं और लगा सकते हो। अगर आपका डॉग में, जब आप डॉग में और आपका कोई स्ट्रैटेजिक पर्पस नहीं है तो आपको क्या कर देना चाहिए, उस पैसे को निकाल कर कहीं और उसको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो BCG मैट्रिक्स से मुझे ये पता चलेगा कि कौन सी यूनिट में मुझे कितनी रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। पोस्ट आइडेंटिफिकेशन
लिमिटेशन स्ट्रैटेजीज, जब आपने देख लिया ये SBUs हैं, ये सारे मैट्रिक्स देख लिया, क्वेश्चन मार्क में हो कि स्टार में हो कि क्या हो, अब आप कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 4 स्ट्रैटेजीज बताइए। पहली स्ट्रैटेजी कौन सी है? बिल्ड। बिल्ड मतलब मुझे मेरा मार्केट शेयर बढ़ाना है। मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए मैं एक बार शॉर्ट टर्म अर्निंग्स को इग्नोर कर सकती हूँ, पर मैं किसके बारे में सोच रही हूँ? लॉन्ग टर्म अर्निंग्स, लार्ज मार्केट शेयर के बारे में सोच रही हूँ। तो या तो आप बिल्ड स्ट्रैटेजी को काम में ले सकते हो। बिल्ड स्ट्रैटेजी कहती है कि बिल्ड करो मतलब मार्केट शेयर बढ़ाओ। तो छोटी मोटी अर्निंग, शॉर्ट टर्म अर्निंग्स हो रही है उसको तो इग्नोर करो, पर आप किसके बारे में सोचो? लॉन्ग टर्म अर्निंग्स के बारे में सोचो। ये स्ट्रैटेजी पे आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है होल्ड। होल्ड मतलब जो है उसको क्या करो? अभी प्रिजर्व करो। आप आगे नहीं बढ़ सकते तो पीछे भी मत जाओ, जहां हो एटलीस्ट वहां रहो। आप ये स्ट्रैटेजी भी काम में ले सकते हो। हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ हम शॉर्ट टर्म अर्निंग्स के बारे में सोचते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म अर्निंग्स, कि शॉर्ट टर्म में तो हम कैसे भी पैसा कमा लें, लॉन्ग टाइम पे तो हमें पता है हम नहीं कमा पाएंगे। डाइवेस्ट का मतलब क्या होता है? आप अपने बिजनेस को क्या कर देते हो? सेल और लिक्विडेट कर देते हो और वो पैसा आप कहीं और काम में ले लेते हो। तो BCG मैट्रिक्स में आप ये 4 स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी कौन सी थी बच्चों? बिल्ड। बिल्ड मतलब मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। शॉर्ट टर्म को इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। होल्ड मतलब प्रिजर्व करो, जो है उसको रखो, उसको कोशिश करो कि उतना तो रहे। देन हार्वेस्ट मतलब शॉर्ट टर्म के बारे में सोचो, लॉन्ग टर्म के बारे में मत सोचो। डाइवेस्ट मतलब सेल और लिक्विडेट कर दो और उस पैसे को कहीं और काम में ले लो। देन ये जो BCG मैट्रिक्स है इसकी कुछ प्रॉब्लम्स, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। क्या? BCG मैट्रिक्स बहुत डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट। मैनेजमेंट को दिक्कत आ सकती है SBU को डिफाइन करना और उनका मार्केट शेयर, उनकी ग्रोथ रेट डिफाइन करना। अभी तो अपन ने बता दिया ITC के ये 3 SBU हैं, बट कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां क्लियरली स्पेसिफिक मेंशन नहीं होता कि ये SBUs हैं। तो पहले तो बताओ कि ये SBU है, फिर हर एक SBU का कितना मार्केट शेयर है और उस मार्केट की ग्रोथ रेट क्या है वो डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है और इसके लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये कॉस्टली भी प्रोसेस है। यहाँ पे सिर्फ करंट बिजनेस के बारे में बात की गई है, फ्यूचर के बारे में कोई एडवाइस नहीं दी गई है। करंट में अगर आप डॉग में हो तो लिक्विडेट कर दो, करंट में कैश काउ में हो तो लिट इन इन्वेस्टमेंट, करंट में क्वेश्चन मार्क में हो तो ध्यान दो, नहीं तो कैश ट्रैप में। करंट के बारे में बात की है, फ्यूचर के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पे सिर्फ 2 चीजों पे फोकस किया गया है, मार्केट की ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर। मैंने कहा डॉग, अगर मैं सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स देखकर डॉग में आ गई, मेरा SBU सिर्फ 2 एस्पेक्ट्स की मार्केट की ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर देखकर मैं डॉग में आ गई, तो डॉग क्या कहता है? पैसे को लिक्विडेट कर दो। तो यहाँ सिर्फ 2 चीजों को देखकर आप बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेते हैं। कई बार इतना स्टैब्लिश बिजनेस जो 20 सालों से चला आ रहा है, पर अगर अब बिजनेस डॉग में चला गया तो आप उसमें से पैसा तुरंत निकाल लेते हो, ये कहता है BCG मैट्रिक्स। तो आप इतने हॉट और इतने रिस्की यहाँ पे डिसीजंस ले लेते हो जो चीजें सही नहीं है। सिर्फ 2 चीजों के बारे में कभी भी देखकर डिसाइड नहीं किया जा सकता कि पैसा डालना है या निकालना है। बिजनेस में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आप ध्यान में रखते हो। यहाँ पे कहते हैं कैश काउ, स्टार। स्टार क्या कहते हैं? ग्रोइंग स्टेज। तो आप स्टार में हो तो आप यहाँ पे और एक्सपेंशन करने की कोशिश करोगे। तो कई बार हम बिना सोचे समझे जो रिस्की वेंचर्स हैं उसमें भी पैसा डाल देते हैं और जो वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस है लाइक जो डॉग्स में आ गए उसमें से भी पैसा निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों पे फोकस किया गया है, दैट इज मार्केट शेयर और मार्केट की ग्रोथ रेट। ये पॉइंट नंबर जो 4 है ये 3 से कनेक्टेड है, ये अगला पॉइंट नहीं है, ये इसी का सब पॉइंट है 3 का ही। तो BCG मैट्रिक्स की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं बच्चों? BCG मैट्रिक्स टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन SBU है और किसका कितना मार्केट शेयर और कितनी मार्केट ग्रोथ रेट है। सेकंड क्या है? यहाँ पे सिर्फ करंट बिजनेस के बारे में बात की गई है, फ्यूचर के बारे में कोई एडवाइस नहीं दी गई है। थर्ड क्या है? यहाँ पे सिर्फ 2 चीजों के बीच में कनेक्टिविटी बताई गई है, दैट इज मार्केट शेयर एंड मार्केट की ग्रोथ रेट, जिसकी वजह से कई बार हम रिस्की वेंचर्स में पैसा डाल देते हैं और एस्टैब्लिश बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं, जो चीज एकदम सही नहीं है। क्लियर? तो ये हमने पढ़ लिया पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल का पहला मॉडल, दैट इज BCG मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। बच्चों क्या था ये? हम शुरू से रिवाइज करते हैं।
हमने पढ़ा एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व को और क्या बोलते हैं? लर्निंग कर्व बोलते हैं। एक्सपीरियंस कर्व मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा तो कॉस्ट पर यूनिट कम। अगर आप एक्सपीरियंस कर्व अगर है तो क्या अचीव कर सकते हो? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्ट डिजाइन, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट एक्सेट्रा। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वैसे वैसे हमारा एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाएगा। ये एक एंट्री बैरियर जैसे एक्ट कर सकता है और बड़ी कंपनीज को स्ट्रॉन्गर इफेक्ट मिलता है इससे। देन पीएलसी। पीएलसी मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसमें पहली स्टेज कौन सी थी? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? सेल्स कम, प्रॉफिट कम, मार्केट कम, कंपटीशन कम बट प्राइसेस ज्यादा, कस्टमर का अवेयरनेस भी कम। द ग्रोइंग स्टेज में क्या है? सेल्स ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, ग्रोथ ज्यादा, मार्केट ज्यादा, कंपटीशन ज्यादा बट प्राइसेस कम और कस्टमर की अवेयरनेस भी ज्यादा। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है? कंपटीशन, प्रॉफिट कम होने लग गया, हम चाहते हैं हम स्टेबल रहें, वहाँ हैं जहाँ हैं वहाँ तो रहें। डिक्लाइन में क्या होता है? सेल्स और प्रॉफिट कम होने लग गया। क्यों? नया प्रोडक्ट ने आपको रिप्लेस कर लिया। एडवांटेज क्या है पीएलसी के? कि मुझे पोर्टफोलियो में पता चल सके मेरे प्रोडक्ट की क्या स्टेजेस हैं। देन अपन ने पढ़ा पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल में पहला मॉडल बीसीजी मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। यहाँ जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ एसबीयूज होते हैं वहाँ रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कौन सा मैट्रिक्स बनाया? बीसीजी। यहाँ दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है, मार्केट की ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। कैश काउ। कैश काउ क्या था बच्चों? जहाँ मार्केट की ग्रोथ रेट स्लो है बट शेयर बहुत ज़्यादा है, तो इनको क्या चाहिए? थोड़ा सा पैसा, ताकि कैश जनरेट कर कर उसको कहीं और इन्वेस्ट कर सके। स्टार। स्टार क्या था? शेयर भी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा ग्रोइंग अट्रैक्टिव स्टेज यही होती है। इनको अगर अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा और ये सक्सेसफुल होकर किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? कैश काउ में कन्वर्ट हो सकते हैं। देन क्वेश्चन मार्क, प्रॉब्लम चाइल्ड या वाइल्ड कैट्स। क्या होता है? ग्रोथ रेट मार्केट की ज्यादा है बट उसमें मेरा शेयर कम है, अगर मैं उन पे ध्यान नहीं दूंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश कैट्स में। तो उनको पैसा चाहिए ताकि वो शेयर बढ़ा सके, बट वो स्टार बनेंगे नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। देन डॉग्स। डॉग्स क्या होते हैं? जहाँ मार्केट की ग्रोथ रेट भी कम, शेयर भी कम। तो अगर आपका कोई स्ट्रेटेजिक पर्पस नहीं है तो यहाँ से पैसा निकालो और कहीं और उस पैसे को डाल दो। देन अपन ने इसके अंदर 4 स्ट्रैटेजीज पढ़ी हैं। पहली थी बिल्ड। बिल्ड मतलब मार्केट शेयर को ग्रो करना है, तो शॉर्ट टर्म को इग्नोर करो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। होल्ड मतलब प्रिजर्व करो अपना मार्केट शेयर। हार्वेस्ट मतलब शॉर्ट टर्म के बारे में सोचो, लॉन्ग टर्म को इग्नोर कर दो। डाइवेस्ट मतलब लिक्विडेट कर दो, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दो। देन लिमिटेशंस क्या थी बीसीजी मैट्रिक्स की? कॉस्टली। सेकंड की सिर्फ करंट के बारे में कह रहा है, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बोलता। और थर्ड सिर्फ मार्केट शेयर और ग्रोथ रेट की उसने बात की है, इसकी वजह से हम कई बार रिस्की वेंचर्स में पैसा डाल देते हैं और एस्टैब्लिश बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं, जो चीज़ सही नहीं है। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, दैट इज एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल में पहला मॉडल आपने पढ़ लिया बीसीजी मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स है आपका एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। क्या हुआ? मेरी क्लास के बाद खाना खाया करो, फिर कहोगे भूख भूख भूख, ये चलेगा। चलो, एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, इट इज प्रपोज्ड बाय, इट इज अरे मैं इतनी लेट क्लास शुरू करती हूँ, उसमें भी आपका 10-15 मिनट तो यही चलता रहता है। 10-15 मिनट आज तो हैप्पी बर्थडे बनाया है 2 बार तो हर्ष का। चलो, इट इज प्रपोज्ड बाय इगोर एनसॉफ्स। He
अपन को एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स इसने प्रपोज किया था, इगोर एंसॉफ ने इसको प्रपोज किया था। यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात की गई है। यहाँ पे दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप देखा गया, न्यू या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड न्यू और एग्जिस्टिंग मार्केट। ये मैट्रिक्स कंप्लीट बना लो, बनावा नहीं है, अभी बनाए, कल बना लेना। ये क्या है? पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। एग्जिस्टिंग मार्केट, न्यू मार्केट। हाँ, न्यू सही नहीं लिखा हुआ, मुझे तो सही दिख रहा है बेटा। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचोगे तो उस स्ट्रैटेजी का नाम होता है मार्केट पेनिट्रेशन। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नए मार्केट में बेचोगे तो स्ट्रैटेजी का नाम है मार्केट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट है या मार्केट है? देखो, अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते हो, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में, फॉर एग्जांपल मैं EIS SM, मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में मैं बेच रही हूँ। EIS SM अगर मैं झुंझुनू वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वो मेरा हो गया मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। अगर मैं EIS SM मैं जयपुर वाले बच्चों को भी पढ़ाती हूँ तो मेरा प्रोडक्ट तो वही का वही रहा, बट मेरा मार्केट नया हो गया, तो मेरी कौन सी स्ट्रैटेजी बन जाएगी? मार्केट डेवलपमेंट। अगर मैं अकाउंट्स झुंझुनू वाले बच्चों को पढ़ा देती हूँ तो मेरा मार्केट तो वो का वही हो गया पुराना, बट मेरा प्रोडक्ट नया हो गया, तो उस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं आप? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर मैं अकाउंट्स जयपुर वाले बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेरा प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को क्या बोला जाता है? डाइवर्सिफिकेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आप एग्जिस्टिंग मार्केट में ही बेच रहे हो। मार्केट डेवलपमेंट मतलब EIS SM झुंझुनू को सेल आउट कर रही हूँ तो वो क्या हो गया? मेरा मार्केट पेनिट्रेशन। अगर मैं EIS SM जयपुर में पढ़ा रही हूँ मतलब मेरा प्रोडक्ट तो वो का वही है, बट मेरा मार्केट नया हो गया, तो कौन सी स्ट्रैटेजी हो गई बच्चों? मार्केट डेवलपमेंट। अगर मैं अकाउंट्स झुंझुनू वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ मतलब मेरा मार्केट तो वही है बट प्रोडक्ट नया हो गया,
तो कौन सी स्ट्रैटेजी हो गई बच्चों? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अगर मैं अकाउंट्स जयपुर वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मेरा प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी हो गई? डाइवर्सिफिकेशन। कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? अब मैं पूछ रही हूँ, आप लोग सोच कर बताना कौन सी स्ट्रैटेजी है। EISSM जयपुर, EISSM झुंझुनू, अकाउंट्स जयपुर, अकाउंट्स झुंझुनू। क्लियर है आपको कंसेप्ट ये स्ट्रैटेजीज का कि अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नए मार्केट में बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मार्केट डेवलपमेंट। अगर आप नया प्रोडक्ट सेम मार्केट में बेचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और नया ही प्रोडक्ट नए मार्केट में बेचते हैं तो उसे क्या कह देते हो आप? डाइवर्सिफिकेशन कह देते हो। तो हम पढ़ेंगे मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है? आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते हो। इसके आपके 4 एम होते हैं। आप सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में बेचते हो तो वहां क्यों स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है बच्चों? कॉम्पिटिटर्स है, वहां पे भी मुझे मेरा मार्केट शेयर को बढ़ाना है, कस्टमर्स की लॉयल्टी मुझे अचीव करनी है, तो मुझे मेरा मार्केट शेयर बढ़ाना है। इसलिए मैं यहाँ पे भी अपनी स्ट्रैटेजीज को काम में लूंगी। मार्केट शेयर आप कैसे बढ़ा सकते हो? सेल्स प्रमोशंस या फिर डायरेक्ट सेलिंग या एडवर्टाइजमेंट, ये सब कर कर आप अपना क्या कर सकते हो? यहाँ पे अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेचते हो, वहाँ और स्ट्रैटेजी की क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको मार्केट में डोमिनेंस पोजीशन गेन करनी है। आपको मैच्योर मार्केट को रीस्ट्रक्चर करना है। मैच्योर मार्केट को रीस्ट्रक्चर करना मतलब मैच्योर मार्केट वो है जहाँ स्टिफ कंपटीशन है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे रीस्ट्रक्चर करना है मतलब मुझे उसको ग्रोइंग मार्केट में लाना है। तो मैं कैसे लाऊंगी? कॉम्पिटिटर्स को हटा दो। कैसे हटाओगे? आप बहुत ज्यादा प्रमोशनल कैंपेन्स शुरू करोगे, आप इतनी ज्यादा टेक्निक्स काम में लोगे ताकि कॉम्पिटिटर्स के लिए तो वो मार्केट अनअट्रैक्टिव हो जाए, मेरे लिए वो मार्केट ग्रोइंग मार्केट में कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी बनाते हो ताकि आप मैच्योर मार्केट को रीस्ट्रक्चर कर सको, कॉम्पिटिटर्स को हटा सको। यहाँ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव प्रमोशन कैंपेन्स काम में लेते हो, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज आप काम में लेते हो ताकि वो मार्केट अनअट्रैक्टिव हो जाए फॉर द कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ सके। लॉयल्टी मतलब कौन से खरीद रहा है? अगर एक बार उसने मेरे से खरीद लिया तो वो बार बार मेरे से ही खरीद रहा है। उसकी लॉयल्टी, कस्टमर का यूसेज जो है वो इंक्रीज हो सके। तो 4 एम होते हैं मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी के। क्या क्या एम है? पहला है आपको अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। शेयर बढ़ाने के लिए आप सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट कुछ भी कर सकते हो। सेकेंड है आपको मार्केट में डोमिनेंस पोजीशन को गेन करना है। थर्ड है आपको मैच्योर मार्केट को रीस्ट्रक्चर करना है, कॉम्पिटिटर्स को बाहर निकाल फेंकना है। वो आप प्रमोशनल कैंपेन्स और इन सबसे कॉम्पिटिटर्स को बाहर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका दैट इज लॉयल्टी। कस्टमर्स की जो लॉयल्टी है वो आपको इंक्रीज करनी है। देन नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट मतलब EISSM इन जयपुर, मतलब मेरा प्रोडक्ट तो वो का वही है बट मेरा मार्केट क्या हो गया? नया हो गया। तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द न्यू मार्केट। कैसे आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नए मार्केट में बेचोगे? नया जोग्राफिकल मार्केट, सब चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करें, जोग्राफी कवर करें। नया प्रोडक्ट की पैकेजिंग, नया डायमेंशंस, प्रोडक्ट के डायमेंशंस चेंज कर दिए, पहले छोटा था बड़ा कर दिया, उसको अट्रैक्टिव बना दिया ताकि ज़्यादा कस्टमर्स, ज़्यादा जोग्राफी वाले कस्टमर्स मेरे से वो सामान खरीद सकें। नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आप काम में ले सकते हो और अलग अलग प्राइसिंग पॉलिसीज आप काम में ले सकते हो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि अगर आप इंडिया के हो तो हम आपको इस रेट पे देंगे, फॉरेन से हो तो 10% डिस्काउंट, ताकि आपकी वो जोग्राफी बढ़ सके, नए कस्टमर्स आपसे ज़्यादा जुड़ सके। इसलिए आप नई नई प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज काम में ले सकते हो। तो मार्केट डेवलपमेंट करने के ये 4 तरीके होते हैं। क्या क्या तरीका है? नया जोग्राफिक एरिया आप कवर कर सकते हो, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, उसका डायमेंशन चेंज कर सकते हो आप, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अपन काम में ले सकते हैं एंड डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज आप काम में ले सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कौन सी है बच्चों? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब अकाउंट्स इन झुंझुनू।
मतलब यहाँ मैं झुंझुनू वाले बच्चों को समझती तो हूँ कि उनको क्या आता है क्या नहीं, किस लेवल का वो समझते हैं, बट मेरा प्रोडक्ट नया है तो मुझे पता है यहाँ पे मुझे वो मार्केट में नया प्रोडक्ट कब लॉन्च करना है, क्योंकि मैं उस मार्केट को बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो उसे क्या कहते हैं, न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट। लास्ट कौन सी है आपकी स्ट्रैटेजी, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नया। अकाउंट्स इन जयपुर, सब कुछ नया है आपका, जब सब कुछ नया है ना तो आपको प्रोडक्ट का ज्ञान ना आपको मार्केट का ज्ञान। तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी यूज में लेने से पहले हमेशा बहुत डीपली समझो मार्केट को, प्रोडक्ट को, उसमें क्या क्या रिस्क आने वाले हैं वो बहुत डीपली आप समझो, फिर उसके बाद ही उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो अप करो। तो एंसर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स में अपन ये 4 स्ट्रैटेजीज पढ़ ली। कौन सी EISSM झुंझुनू, कौन सी स्ट्रैटेजी, EISSM जयपुर, अकाउंट्स झुंझुनू, अकाउंट्स जयपुर। मार्केट पेनिट्रेशन के 4 ऑब्जेक्टिव्स, मार्केट शेयर बढ़ाना है, डोमिनेंस पोजीशन गेन करनी है, रीस्ट्रक्चर करना है, मैच्योर मार्केट को कॉम्पिटिटर्स को बाहर निकाल फेंकना है और लॉयल्टी कस्टमर्स की बढ़ानी है। देन नेक्स्ट कौन सा था, मार्केट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट तो वही है बट मैं मार्केट नया कर रही हूँ, उसको करने के 4 तरीके, ज़्यादा ज्योग्राफिक एरिया कवर करो, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डायमेंशन चेंज करो, नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स काम में लो और प्राइसिंग पॉलिसीज काम में लो ताकि नए नए कस्टमर्स आपसे अट्रैक्ट हो सके। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैं समझती तो हूँ कि मार्केट वो है तो मुझे पता है कब मुझे नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, और डाइवर्सिफिकेशन में मेरे लिए प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नया। तो ये सबसे ज़्यादा रिस्की स्टेज है, तो आप सबसे पहले बहुत डीपली समझो क्या क्या रिस्क आने वाले हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना नया प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करो। आ गया समझ में। तो अपन ने पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल के अंदर 2 मॉडल्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, वहाँ अपन ने कैश काउ, डॉग्स, स्टार और क्वेश्चन मार्क के बारे में पढ़ा। सेकंड अपन ने पढ़ा है एनसॉक्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, वहाँ मैंने 4 स्ट्रैटेजीज पढ़ी, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है ADL हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक मैकिन्से मॉडल। अरे पढ़ाऊंगी मैं, क्या 10 हो गए, 10 हो गए क्या आज? ADL काउंट मत करो क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया। पढ़ाया है, अरे कल पढ़ाऊंगी, तो कल पढ़ाऊंगी। ध्यान दो, परसों अपना टेस्ट है। अरे सुन लो, काम की बात बता रही हूँ। परसों अपना टेस्ट है, चैप्टर नंबर 1 4th को, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट टेस्ट होगा। उसमें MCQ भी आएंगे, उसमें आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। परसों टेस्ट होगा तो पढ़ लेना, ऐसा मत बोला मैडम एक दिन पहले बताया। परसों सैटरडे में तो तब तक तो एक चैप्टर और हो जाएगा। बच्चों सैटरडे को टेस्ट है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, MCQ, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, सब कुछ आएगा। और जो क्वेश्चंस, अरे सुन लो फिर मेरे को पढ़ाना भी है, जो क्वेश्चंस हाँ मैं पढ़ाऊंगी
प्लीज डेली करने से नहीं होगा बच्चे। करने से होगा। मैम कल जो पढ़ा वो एक बार में कैसे याद होगा? कल में परसों आप टेस्ट ले लोगे। थोड़ा सा छोड़ो, चलो पढ़ते हैं। मैम आप समझो चलो इजी सा है तो। जनरल इलेक्ट्रिक मैकेनिक से मॉडल ट्रैफिक लाइट मॉडल। टेस्ट के लिए बच्चों सुन लो, जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जिनके आंसर्स मैंने लिखकर दिए हैं नोट्स में, वो पढ़ने हैं आंसर्स। अगर वो क्वेश्चन आ गया टेस्ट में तो मैं एक्चुअली वहां का आंसर मैच कर कर ही आपका आंसर मैच करूंगी। क्या मैम जो आंसर्स पीछे लिखे हुए हैं आपके चैप्टर खत्म होने के बाद, कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मैंने थोड़े थोड़े लिख कर दिए हैं। वो आंसर्स भी हमें रीड करने हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे लगे अच्छे हैं इसीलिए। और जब अगर वो क्वेश्चन टेस्ट में आ गया जिसका आंसर मैंने लिख कर दिया है, तो मैं आंसर आपका वही मैच करूंगी जो किताब में लिखा है। सिनेरियो बेस्ड में अगर बुक का क्वेश्चन आता है तो मैं बुक का आंसर मैच करूंगी। चलो पढ़ते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक मैकेनिक से मॉडल मैं पढ़ाऊंगी। लॉ का मेरे को लॉ आती नहीं, कभी पढ़ी नहीं है जीवन में। लॉ कभी नहीं पढ़ी जीवन में। फाउंडेशन दिया था जब पढ़ी थी, कभी नहीं बोलो, अरे बोलो। क्या बताऊं? अगर मैं EIS SM दिनों में पढ़ाती हूँ, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, तो मार्केट पेनिट्रेशन। EIS SM जयपुर में पढ़ाती हूँ, सेम प्रोडक्ट जब तक मेरा मन करता है। बच्चों मेरी 1.5 घंटे की मिनिमम क्लास होगी। मिनिमम और मैक्सिमम में शब्द समझते हो डिफरेंस। 1:15 बजे मेरी क्लास शुरू थी। 1:15 आप गिन लेना 1.5 घंटा 1:15 से कब होता है। मेरी मैथ थोड़ी वीक है। तो बच्चों 5:30 भी छूटोगे अभी, ऐसे इतना तो क्यों मना रहे हो? ठीक है, 2:30 बजे छोड़ दूंगा पढ़ने। जनरल इलेक्ट्रिक, बच्चों ध्यान दो। जनरल इलेक्ट्रिक मैकेनिक से मॉडल, स्टॉप लाइट, बिजनेस प्लानिंग, मैट्रिक्स। ये इतने सारे नाम हैं, सारे याद होने चाहिए। बच्चों ये जो मैट्रिक्स बनता है, ये 9 सेल का बनता है, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स बनाया हुआ नहीं है।
है ये। यहाँ पे ये एक ऑल्टरनेटिव है जो अदर टूल्स आप बनाते हो, सॉर्ट एनालिसिस और बीसीजी मैट्रिक्स का ये एक ऑल्टरनेटिव टूल होता है। ये मैट्रिक्स क्यों बनाया गया है? बीसीजी की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए मैट्रिक्स बनाया गया है। बीसीजी की एक लिमिटेशन थी कि वहां सिर्फ दो चीजों के बारे में बात की थी, मार्केट की ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मतलब यहाँ पे वो आ जाएगी आपकी मार्केट ग्रोथ रेट। मार्केट ग्रोथ रेट तो आएगा ही आएगा, प्लस उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ में मेरा मार्केट शेयर कितना है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जो बीसीजी मैट्रिक्स था उसकी जो लिमिटेशंस थी कि वहाँ सिर्फ दो फैक्टर्स के बारे में आप देखकर आप एसबीओ में रिसोर्स एलोकेशन कर देते थे, तो उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए मैट्रिक्स आया, दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक मैकिन्से मॉडल। यहाँ आप बात करते हो इंडस्ट्री के अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ पे बात करते हो। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी लो मीडियम हाई होगा और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ भी लो मीडियम हाई होगा। यहाँ पे इंडस्ट्री बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ मतलब बिजनेस की पोजीशन, तो इसमें से आप 3 से 4 नाम याद कर लें। इसमें बिजनेस का साइज, उसकी ग्रोथ रेट, उसका शेयर कितना है, कस्टमर की लॉयल्टी, उसका मार्जिन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी टेक्नोलॉजी स्किल्स एक्सेट्रा। एंड 3 से 4 नाम, 3 से 4 को 1 या 2 में कन्वर्ट मत कर देना। हाँ, मार्केट अट्रैक्टिवनेस मतलब मार्केट का साइज, मार्केट की ग्रोथ रेट, कस्टमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस मार्केट में, प्राइस लेवल क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी, उस मार्केट में टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, ये सब चीजें। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है अपना, ये है अपना बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ और ये है आपका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस। लिख लो अगर बुक में नहीं लिखा हुआ तो। ये है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और ये है आपकी बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। अगर इंडस्ट्री अट्रैक्टिव हाई है और बिजनेस में उसका वो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है तो आपको उसमें क्या करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर एवरेज है तो इन्वेस्ट या एक्सपेंड, और वीक है तो सेलेक्ट या अर्न। अगर मीडियम है तो इन्वेस्ट या सेलेक्ट या हार्वेस्ट। यहाँ पे सेलेक्ट, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट डाइवेस्ट मतलब पैसा थोड़ा थोड़ा सा निकालना शुरू कर दो। सेलेक्ट मतलब और पैसा उसके अंदर मत डालो, और इन्वेस्टमेंट मतलब उसके अंदर और पैसा डालो। जैसे अपना ट्रैफिक लाइट मॉडल होता है बच्चों, 3 तरह की लाइट्स होती हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट। रेड लाइट का मतलब क्या होता है, स्टॉप, आप रुक जाओ। क्यों? क्योंकि आगे क्या है, डेंजर। तो रुक जाओ मतलब यहाँ से पैसा क्या करना शुरू कर दो, आप हार्वेस्ट करना शुरू कर दो। ग्रीन, ग्रीन का मतलब क्या है कि आप आराम से मूव कर सकते हैं, तो गो एंड इन्वेस्ट। जितना भी ग्रीन है उसमें क्या कर दो, आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। येलो लाइट में क्या होता है कि आप अभी थोड़ा सा वेट करो, ना तो चलो ना रुको, आप अभी वेट करो, अभी आपको चलना नहीं है। तो ये येलो हो गया। यहाँ पे जो मैट्रिक्स मिसिंग है बच्चों वो वही मैट्रिक्स है आपका ये ट्रैफिक लाइट मॉडल। यहाँ पे आपकी आ जाएगी लाइट ग्रीन, यहाँ पे आ जाएगी ग्रीन, और यहाँ पे आ जाएगी ग्रीन, यहाँ पे आ जाएगी येलो, यहाँ पे आ जाएगी येलो, और यहाँ पे आ जाएगी येलो, यहाँ पे आ जाएगी रेड, यहाँ पे आ जाएगी रेड, और यहाँ पे आ जाएगी रेड। आप बताओगे ग्रीन का मतलब क्या होता है, गो और इन्वेस्ट, रेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप और हार्वेस्ट, और येलो का मतलब क्या होता है, वेट और सेलेक्ट। इस तरीके से ये मॉडल बनाकर आना है, बुक में मिसिंग है, बट जब भी जनरल इलेक्ट्रिक मैकिन्से मॉडल आपसे पूछा जाएगा तो आप ये ट्रैफिक लाइट मॉडल भी वहाँ पर बनाकर आएंगे। आगे समझ में? तो जनरल इलेक्ट्रिक मैकिन्से मॉडल क्या होता है, ये बीसीजी मैट्रिक्स की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए मैट्रिक्स बनाया गया है। यहाँ बिजनेस की यूनिट स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इन दोनों के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे वो लो मीडियम हाई हो सकता है, ये लो मीडियम हाई हो सकता है। तो इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, सेलेक्ट, इन्वेस्ट, सेलेक्ट, हार्वेस्ट, सेलेक्ट, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट। इस सेलेक्ट और मतलब क्या होगा? हाँ, सेलेक्ट मतलब रुक जाओ, अभी और पैसा उसके अंदर मत डालो, वेट करोगे आप उस बिजनेस में। वेट वेट वेट। हाँ, अर्न का मतलब ये है कि अभी वेट करो, उसमें और कुछ भी पैसा भी और आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो बिजनेस की यूनिट स्ट्रेंथ के 3-4 पॉइंट्स याद करने हैं
मार्केट अट्रैक्टिवनेस के आपको 3-4 पॉइंट्स याद करने हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल चारों खत्म हो चुके हैं। 4 मतलब 3 मैंने करवा दिए आप लोगों को, BCG, एनसॉफ्ट एंड जनरल इलेक्ट्रिक, मैकिन्से मॉडल। ADL मैट्रिक्स अपना छूटा हुआ है, वो मैं कल करवाऊंगी। थोड़ा सा शॉर्ट पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। शॉर्ट मतलब क्या होता है, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। शॉर्ट एनालिसिस ये अलग कंसेप्ट है, आप लोगों को आता है। शॉर्ट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को एनालाइज करना। स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट कैपेबिलिटी जिससे आपको एडवांटेज मिल सकता है, जैसे कि मारुति के सर्विस सेंटर्स हर जगह अवेलेबल है तो वो उसकी क्या है, स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या है, जो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से आपको डिसएडवांटेज मिलेगा, जैसे कोई कंपनी ऐसी है जिसके डीलर नेटवर्क्स और जिसके सर्विस सेंटर्स हर जगह अवेलेबल नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या है, जो फेवरेबल सिचुएशन जिसको अगर आप अचीव यूज में लोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, उससे आप अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं। जैसे इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो कि GST आया तो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे उनके लिए वो क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी हो गई। थ्रेट क्या होता है, अनफेवरेबल सिचुएशन जिसकी वजह से आपकी पोजीशन का क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। GST आया तो जितना भी जो ब्लैक मनी में काम हो रहा था, कच्चा में काम हो रहा था, उन सबके लिए वो क्या हो गया, एक थ्रेट हो गया। तो आप शॉर्ट को एनालाइज क्यों करते हो, क्यों, रीजन क्या है, ताकि मैं ऐसा बिजनेस बना सकूं जो मैच हो सके, किसके साथ, मेरी रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज के साथ बेस्ट मैच हो सके, ऐसा बिजनेस मैं बना सकूं। शॉर्ट में आप बहुत सारे स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स देखते हो एज पर योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव, जैसे 12th के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, आप MBA कर सकते हो, आप BCA कर सकते हो, आप CA कर सकते हो। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपने लिए अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए जो आपको बेस्ट लगा उसको आपने चूज कर लिया। ठीक है, चलो इतना ही पढ़ेंगे आज। हाँ, कल मैं ये सुनूंगी